हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा बोर का परमाणु मॉडल, या इसे ही हम बोहर के परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। सिंपल वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना चैप्टर 2। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे और जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत हम इसको रखेंगे, जो है हमारा बोर का परमाणु मॉडल। चलिए, तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है समझ लेते हैं। बोर कहें या बोहर का परमाणु मॉडल, तो देखिए इस मॉडल के अनुसार हमें क्या बातें बताई गई। अच्छा देखिए, इस मॉडल से पहले हमें दो मॉडल बताया गया था। सबसे पहला कौन सा बताया गया था? थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें थॉमसन ने ये बताया था कि जो क्या होता है तरबूज मॉडल टाइप से बताया था। फिर रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने मोस्टली नाभिक पर मतलब परमाणु मॉडल में नाभिक के बारे में बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मतलब ये है कि रदरफोर्ड का पूरी तरीके से फोकस क्या था? परमाणु के नाभिक पर था। परंतु बोर ने अब क्या किया? बोर या बोहर हम कह सकते हैं, इनका जो पूरा फोकस था वो ये था कि कोई भी परमाणु है उसका केंद्र में नाभिक है, ये तो बात हम जानते हैं। तो उसके चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसमें जो मुक्त मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, पहली कक्षा में कितने भरेंगे, दूसरी कक्षा में कितने भरेंगे, कैसे भरते हैं, इसके बारे में उन्होंने ज्यादातर बताया है। तो वही बात हम जानेंगे कि बोर या बोहर ने क्या बताया। तो हमने लिखे इस मॉडल के अनुसार क्या बताया। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब इनकी प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा एक निश्चित होती है, ठीक है। तो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इस निश्चित ऊर्जा स्तर वाले जो कक्षाएं हैं, इन्हीं कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? निश्चित कक्षा कहते हैं या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दूं कि इसको पहली कक्षा को हम K से दर्शाते हैं, दूसरी को KL, तीसरी को M, चौथे को N, इस तरीके से KLMNOPQ इस तरीके से हम दर्शाते हैं। तो इन कक्षाओं को KLMNOPQ के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट ये नाभिक है, तो ये पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरीके से है। तो पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, पांचवे को जो OPQ इस तरीके से मतलब दर्शाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बातें सबसे पहली बात बताया गया। दूसरी पॉइंट्स हमें ये बताया गया, दूसरी बात ये बताया गया कि एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इस तरीके से। तो पहली कक्षा में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? वो समान होगा, वो हम कह सकते हैं वो इक्वल होगा। समझ रहे हैं? तो वही बात कह रहा है कि एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लेते हैं 5 जूल है, तो दूसरे के भी 5 जूल ही होगा, ठीक है। ये बातें कही गई। चलिए,
तीसरी बात यहाँ पे क्या बात बताया गया, तीसरी बात हमें बताया गया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई, यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिएगा h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला बात इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। मतलब इन्होंने ये क्या बताया, ये बातें आप समझ जाइए। यहाँ पे ये बताया गया कि जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये नाभिक है, ठीक है ना, और ये हमारी कक्षाएं हैं, पहली कक्षा मान लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं ऋणात्मक आवेश होता है और जो ये नाभिक है उस पर धनात्मक आवेश होता है। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं प्लस है वो माइनस को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर ये नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है, एक बल लगेगा, उसको आकर्षण बल कहते हैं, जिसको हमने F1 कह दिया। अब देखिए जब F1 बल लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर गिर जाना चाहिए ना, नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही तेजी से इस पर गति करता है, वृत्तीय गति करता है। और इसकी बहुत तेजी से गति करने के कारण इसके बाहर की ओर एक बल लगता है और उस बल को ही अपकेंद्र बल कहते हैं। तो जितना इधर आकर्षण बल लगता है ना, उतना ही जस्ट विपरीत और अपकेंद्र बल भी कार्य करता है। इसी के लिए ये F1 और F1 जो है वो F2 बल के इक्वल हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा पर गति करते रहते हैं। वही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो अपकेंद्र बल द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा, सॉरी माफी चाहूंगा मैं। पांचवा कह रहा है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं या कहलाती है। मतलब ये बात बताया जा रहा है कि सामान्यतः मतलब नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये नाभिक है और ये पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, ठीक है। पहली कक्षा के ऊर्जा मान लेते हैं, ऐसे हमने मान लिया पहली कक्षा का ऊर्जा है 5 और दूसरी ऊर्जा है 10 और इलेक्ट्रॉन को इसमें छोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉन को सपोर्टेड इसमें छोड़ा गया कि भैया आप चाहें तो इसमें रह जाए चाहे इसमें रह जाए, आपकी मर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहली कक्षा में ही आएगा। पहली कक्षा मतलब जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, कम होगी, उसी कक्षा में वो रहना चाहेगा।
वही बात लिखा गया, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, मतलब जिस कक्षा की ऊर्जा कम होगी, निम्न होगी, उसी में रहेंगे, ठीक है ना। अब परमाणु की इस अवस्था को ही हम मूल अवस्था कहते हैं, ठीक है, ये बातें बताएंगे। अगला इसमें हमने एक और पॉइंट लिखा है कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब यह है कि इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो उसके कारण, घूमने के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मतलब इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, ना तो लेते हैं ना ही देते हैं। अगला बात कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर मतलब कक्षाओं में जाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाएंगे ना, तो वहां पे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, मतलब ये नाभिक है, और नाभिक की ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये हमारी तीसरी कक्षा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस कक्षा को छोड़कर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो वही लिखा गया, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, मतलब ऊर्जा स्तर का मतलब कक्षाएं से हैं, तो दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या? एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ये था हमारा जो है बोर का परमाणु मॉडल। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या बात बताया गया है। पूरी तरीके से फिगर से हमने समझाने का, बताने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ के अब आते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब ये होता है कि इसकी लिमिटेशन है, या हम यूं कह सकते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां हैं। अब वो कमियां कौन कौन सी है, तो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां, तो इसकी निम्नलिखित सीमाएं होती हैं, कमियां होती हैं, जिसमें पहला हमारी ये कमियां याद रखना है आपको कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। मतलब यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ही व्याख्या कर सकता है। मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा कोई भी परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी व्याख्या करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के पास हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी व्याख्या कर देगा। जैसे कि हीलियम है, अब हीलियम के पास हम जानते हैं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम की व्याख्या नहीं कर सकेगा। परंतु हीलियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब He+ आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तब अब इसकी व्याख्या कर देगा। जैसे कि लिथियम है Li, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इस पर 2+ आ जाए, 2+ चार्ज आ जाए, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो 3 में से 2 दे दिया तो एक ही न बचा, तो अब इसकी व्याख्या कर देगा। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की व्याख्या कर सकता है, उसके अलावा किसी की नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशन थी, एक कमियां था। दूसरी इसकी कमियां ये थी दोस्त कि यह हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब हाइड्रोजन की जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। फिर से यहाँ पे आया है यह जीमेन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ पे वह रहेगा, वह वाला नहीं, वह मतलब जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं करेगा, स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सकता है। अगला आ रहा है, यह मॉडल आबंध के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है ना, यह मॉडल मतलब ये नहीं बता सका कि हाइड्रोजन मान लेते हैं H2 है, तो H सिंगल बॉन्ड H,
हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंध बन रहा है, आबंध बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो वही लिखा गया, यह मॉडल आबंधों के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। बिल्कुल सही बात है जी। आशा करता हूं एक एक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगला करें, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति की व्याख्या मतलब स्पष्ट नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति कैसे होती है, दो गुण इसका कैसे होता है, इसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल और इसकी सीमाएं, जो कि आज के इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए मैं बता दूं आपको कि हम जो देखिए केमिस्ट्री है ना, वो सिलेबस बहुत सारे आपके टॉपिक हैं, एक ही चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं ना, और सभी को पढ़ाना अनिवार्य ही है। तो वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर आप जैसे कहेंगे आपको कोई अगर किसी अलग डायरेक्शन में पढ़ाना चाहते हैं या कुछ अदर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ हमें सजेशन देना चाहें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, जैसे बोर का परमाणु मॉडल पढ़ना है, लिखिए बोर का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिए, वीडियो हमारी मिलेगा, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।